अच्छा जी, देखिए बेटा, ये थी जनरल ड्यूटीज़ जो हम चेंज चाह के भी हम इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा इनको ज़रा रिकॉल कर देता हूँ। नंबर 1 पे थी जनाब हमारे पास कॉमन बिजनेस के कॉमन एडवांटेज की हम बात कर रहे थे, फर्म के कॉमन एडवांटेज। सेकंड नंबर पे जनाब जस्ट एंड फेथफुल। थर्ड नंबर पे जनाब रेंडर ट्रू अकाउंट। उसके बाद जनाब प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जनाब इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ये वो आपके पास ड्यूटीज़ हैं कि जिनको आप बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट आप इनको चेंज नहीं कर सकते। ये हर पार्टनर के ऊपर लागू होते हैं। अच्छा जी, अब जनाब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले दूसरे जो हमारी कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्चुअल, जो हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ उनकी बात कर लेते हैं जी। देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ दो तरह के होंगे, या तो एक्सप्रेस्ड या फिर इम्प्लाइड। जी कंपलसरी है ये। सर पता चल गया कि आप आगे हैं। अच्छा जी, तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो आपके पास ड्यूटीज़ हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये आपके पास दो तरह की होती हैं, या तो एक्सप्रेस्ड या फिर इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वो वाली होती हैं जिनको बाय वर्ड्स ऑफ माउथ या फिर इन राइटिंग लिख लिया जाता है, और इम्प्लाइड वो होती हैं जो कि एक पार्टनर के पास उसके राइट्स या ड्यूटीज़ समझी जाती हैं। ठीक है, ये इम्प्लाइड ड्यूटीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन है, लेकिन पहले हम लोग ज़रा एक्सप्रेस ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब राइट्स एंड ड्यूटीज़ रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि जो आपने एक्सप्रेस के अंदर जो भी आपने कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट आपने करने हैं अकॉर्डिंग टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इसमें हम लोग वो बात करेंगे कि कानून आपको क्या कहता है, और कानून, इस कानून को आप चेंज कर सकते हैं विद एग्रीमेंट। याद है हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर इट वुड बी एज्यूम्ड कि इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई होंगे। याद है कि नहीं याद? अब हम कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में वो रूल्स पढ़ेंगे। इट डजंट मीन कि आप इनको चेंज नहीं कर सकते। मैं बार बार एक वर्ड यूज करूंगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ और लिखा हुआ है तो हम उसको मानेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तब ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस की मैं बात करता हूं सबसे पहले कि जनाब कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के अंदर हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, बिजनेस की कंडक्शन में पार्टिसिपेट करे। हर पार्टनर के पास राइट है, कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रोक नहीं सकता अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मतलब अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, इसमें से सिर्फ ए काम करेगा, बी और सी काम नहीं करेंगे, तो इट कैन बी डन। ठीक है जी, बाकी अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्शन में पार्टिसिपेट करे। समझ आ गई बात की? दूसरा रूल आपके पास क्या है जी? ये एक्सप्रेस के अंदर ही है। दूसरा जनाब ड्यूटी टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज ड्यूटीज। देखिए जी, यहां पे राइट्स और ड्यूटीज हम मिक्स ही कर रहे हैं। जो भी पार्टनर काम करेगा वो अपना काम डिलिजेंटली कर सकता है, करेगा डिलिजेंटली। वैसे तो ये उसकी ऊपर वाली ड्यूटी जो हमने पढ़ी थी जनरल, उसके अंदर भी ये चीज़ थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इस चीज़ को अलग से मेंशन कर दिया गया इस तरीके से कि जैसे मैंने बताया कि हम एक पार्टनर को रोक सकते हैं कि भाई साहब आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से लॉ कहता है कि जनाब कोई भी पार्टनर जिसको ड्यूटी असाइन कर दी गई है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने काम को डिलिजेंटली, अक्लमंदाना तौर पर ठीक तरीके से उसको परफॉर्म करे। ठीक है, अगर वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता तो दूसरा पार्टनर उस पार्टनर को कह सकता है कि भाई साहब आप अपना काम जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पर ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं,
इसमें से ए की जिम्मे लगा दिया कि जनाब ये बिजनेस करेगा, बी और सी खामोश रहेंगे, ये कोई काम नहीं करेंगे। तो अब ए की ड्यूटी बनती है कि वो काम को क्या करे, डिलीजेंटली परफॉर्म करे। ओके, और अगर ये ठीक तरीके से काम नहीं करता तो बी और सी के पास ये राइट है इसको कहने का कि भाई साहब काम ध्यान से करें। गॉट इट? देखिए जी, इसके बाद राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर के पास राइट है कि वो उससे मशवरा लिया जाए। मिसाल के तौर पर अब अगर ट्रिपल सी के 4 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर ने अगर कोई काम करना है इस फर्म के बिहाफ पे, तो लॉ कहता है कि बाकी पार्टनर्स के पास राइट है, ये उनका राइट है और काम करने वाले पार्टनर की ड्यूटी है क्या करे कि बाकियों से कंसल्ट करे, बाकियों से मशवरा करे। ठीक है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर ये लिखा हुआ है कि जनाब मिस्टर हसन ही काम करेगा और जो भी ये काम करेगा बाकी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा जी, इसके बाद जनाब राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स। लॉ कहता है जनाब एक है डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक है डिटेल बुक्स। ठीक है, देखिए बेटा, बुक्स का यहाँ पे मतलब होता है कि आपके पास जनरल भी, जनरल आप पढ़ते हैं, जनरल एंट्रीज वगैरह पास करते हैं, लेजर भी, ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, मतलब सारे के सारे अकाउंट्स। और एक है आपके पास स्पेसिफिकली आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नाम से, जिसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है। ठीक है, बाकी जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी बुक्स में आती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जनाब हर पार्टनर के पास राइट है कि उसके पास एक्सेस हो बुक्स की, कि जनाब जितने भी अकाउंट्स, जो कुछ भी रिकॉर्ड्स फर्म के रिकॉर्ड में रखे हुए हैं, सारा का सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उन तक रसाई हासिल हो तमाम पार्टनर्स को, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। गॉट इट? अच्छा जी, इसके बाद जनाब म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज की हम बात कर लेते हैं जी। आपस में जो इनके राइट्स हैं, ये तो आ गया अकॉर्डिंग टू कंडक्शन ऑफ द बिजनेस। और अब इनके म्यूचुअल राइट्स, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब है कि उनके आपस में क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राइट्स एंड ड्यूटीज थी और इनके आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। सबसे पहले जी रेम्यूनरेशन। लॉ कहता है कि कोई भी पार्टनर फर्म के लिए अगर काम करेगा तो उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। कोई भी पार्टनर फर्म के लिए काम करेगा उसको कोई रेम्यूनरेशन मतलब तनख्वाह वगैरह, उसको किसी किस्म की कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए अगर काम करेगा तो उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो वो उसको फिर पे करनी पड़ेगी। गॉट इट? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कोई भी पार्टनर रेम्यूनरेशन के बगैर काम करेगा, कोई भी पार्टनर रेम्यूनरेशन हासिल करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। समझ आ रही है बेटा कि कोई नहीं आ रही? अच्छा जी, सेकंड नंबर पे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। कहता जी हर पार्टनर इक्वली प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर ये लिखा हुआ है कि जनाब मिस्टर ए को 50% मिलेगा, बाकी बी और सी को 25-25 मिलेगा, तो ठीक है, अगर एग्रीमेंट में लिखा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एज पर लॉ सबको कितना मिलेगा, 33.33%। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद जनाब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक होता है कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया, सॉरी नहीं बेटा, आप जब इन सबको ऐड करोगे ना तो ये अगर आप इनको 4 डेसिमल तक लेके जाओगे, 4, 5, 6 डेसिमल तक लेके जाओगे तो अल्टीमेटली आपके पास वो 100% बन जाएगा। आप जो तरस रहे हो ना 0.0001% को, उसके भी हकदार नहीं है आप। अच्छा जी, वापस आ जाए। देखिए बेटा, अच्छा बात करें थे हम लोग कैपिटल की। एक है कैपिटल जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सुन लें बेटा, एक्सक्यूज मी, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अपना हर पार्टनर अपनी तरफ से कैपिटल लेके आता है। वो कैपिटल की हम बात नहीं कर रहे।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिशनल कैपिटल की, लोन की हम लोग बात करते हैं, लोन या एडिशनल कैपिटल आप कह लीजिए। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो लॉ कहता है कि जनाब उसके ऊपर कोई भी पार्टनर किसी किस्म का कैपिटल के ऊपर किसी किस्म का इंटरेस्ट लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। कि अगर लिखा होगा कि जनाब मिस्टर बी अगर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उसके ऊपर 10% हम इंटरेस्ट इसको पे करेंगे, तो फिर वो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नहीं, खुद से जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल के तौर पर, जब आपका ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको हम लोग कैपिटल कहा करते हैं। समझ आ गई बात की? ओके, तो अगर कैपिटल कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो एज पर लॉ वो किसी किस्म का इंटरेस्ट लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर? इसके बाद आपके पास आ जाता है जनाब इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर लोन। अच्छा, अब अगर पार्टनर पैसे लेके आता है एज लोन नॉट एज कैपिटल, कैपिटल और लोन में क्या फर्क है बेटा? कैपिटल में पार्टनर ने पैसा लगाया और वो पैसा बिजनेस का हो गया, पार्टनर ने वो पैसा दोबारा वापस नहीं लेना। लोन का मतलब क्या है कि पार्टनर ने बिजनेस को पैसा दिया, वो पैसा बिजनेस का नहीं हुआ, वो बिजनेस की लायबिलिटी बन गई, अब बिजनेस ने वो पैसा वापस करना है पार्टनर को। समझ आ गई बात की? लॉ कहता है कि अगर कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करे तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट का एंटाइटल होगा। वो कितने परसेंट इंटरेस्ट? 6% इंटरेस्ट का, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ है तो वो मान लिया जाएगा, अगर कुछ भी नहीं मेंशन तो कितने परसेंट इंटरेस्ट होगा उसका? 6% इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट नहीं होता ना, लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मिलेगा फिर। गॉट इट? यहां तो क्यों मसला मिसाल बेटा? अच्छा जी, इसके बाद है, सुन ले भाई, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। अगर कोई पार्टनर, सुन ले भाई, अगर कोई पार्टनर फर्म के काम से फर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई खर्चा अपनी पॉकेट से कर देता है तो उसके लिए जरूरी है कि फर्म क्या करे, उस अपने पार्टनर को इंडेमनीफाई करे। ठीक है? मिसाल के तौर पर एबीसी एंड को के 3 पार्टनर्स हैं। अब इस फर्म के ऊपर एक पेनल्टी इंपोज हो गई 1000 रुपए की। अगर ये पे नहीं करेंगे तो इनकी फर्म को लॉक लग जाएगा। मिस्टर ए ने क्या किया? अपनी पॉकेट से वो 1000 रुपए पे कर दिया। अब लॉ कहता है कि फर्म एबीसी एंड को क्या करेगी? मिस्टर ए को इंडेमनीफाई करेगी। किसके लिए? क्योंकि इसने पैसा जो खर्च किया किसके लिए किया? फर्म के लिए किया। गॉट इट? अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जनाब अगर कोई आप खर्चा कर देते हैं तो वो इंडेमनीफाई नहीं होगा, तो फिर नहीं करते, ज्यादती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की हरकतें नहीं करते हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट जब हम साइन करते हैं तो प्रॉपर हम चीजें लिखा करते हैं। ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद अगेन वही बात जिसकी मैं बात कर रहा था कि जनरल ड्यूटी के अंदर भी वो चीज़ मौजूद थी जिसको उसने फ्रॉड का नाम दिया था, यहाँ पे वो विलफुल निगलेक्ट का नाम दे रहा है। सेम एग्जाम्पल है दोनों के लिए। अगर मैं जानबूझ के कोई गलती करता हूँ, गफलत बरतता हूँ, वही कंपनी का मैंने रिटर्न फाइल नहीं की और 20,000 रुपये का लॉस हो गया कंपनी को, जिसको अल्टीमेटली फर्म को पे करना पड़ा, वो मेरा विलफुल निगलेक्ट की वजह से था, तो लॉ कहता है कि जनाब फर्म को इस दफ़ा मैं कंपनसेट करूँगा। समझ आ गई बात की? ऑल ओके? चलें जी, यहाँ तक हमारा आज का जो काम था वो हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह